नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैलेंट इंडिया फर्स्ट में। मैं महेंद्र सिंह आज आपके लिए लाया हूँ राजीव गांधी, भारत के छठे प्रधानमंत्री के बारे में, जो कि है आज बायोग्राफी चलेगी। राजीव गांधी 20 अगस्त 1944 में इनका जन्म हुआ, 20 अगस्त 1944 में, और इनकी जो मृत्यु हुई 21 मई 1991 में। इंदिरा गांधी जी के पुत्र थे और जवाहरलाल नेहरू के दौहित्र नाती, जिसको नाती कहते हैं, और भारत के छठे प्रधानमंत्री भी थे। राजीव का विवाह एंटोनिया माइनो से हुआ था, जो एक समय इटली की नागरिक थीं। विवाह उपरांत उनकी पत्नी से नाम बदलकर सोनिया गांधी कर लिया। कहा जाता है कि राजीव गांधी से उनकी मुलाकात तब हुई जब राजीव कैम्ब्रिज में पढ़ने गए थे और उनकी शादी 1968 में हुई। इसके बाद वे भारत में रहने लगे और राजीव व सोनिया के 2 बच्चे थे। राहुल का जन्म 1970 और पुत्री प्रियंका का जन्म भी 1972 में हुआ। इसी के साथ राजीव गांधी के भारत के 7वें प्रधानमंत्री का कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से लेकर के 2 दिसंबर 1989 तक। इनका जन्म जो हमने बताया था 20 अगस्त 1944 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी मृत्यु जो हुई थी 21 मई 1999 में। राष्ट्रीयता भारतीय है और राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जीवन संगी सोनिया गांधी थी। राजनीति जीवन के बारे में अगर बात करें तो राजीव गांधी की राजनीति में कोई रुचि नहीं थी और वे एक एयरलाइन पायलट की नौकरी करते थे, परंतु 1970 में अपने बेटे छोटे भाई संजय गांधी की एक हवाई जहाज़ दुर्घटना में असामयिक मृत्यु के बाद माता इंदिरा को सहयोग देने के लिए सन 1972 में राजीव गांधी ने राजनीति में प्रवेश लिया। वो अमेठी से लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने और 31 अक्टूबर 1984 को अंगरक्षकों द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के लिए जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने और अगले आम चुनावों में सबसे अधिक बहुमत पाकर प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी भारत में सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं और केंद्र के कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन क्रांति का श्रेय उन्हें जाता है। स्थानीय स्वराज और संस्थाओं महिलाओं को 33% रिजर्वेशन और दिलवाने का काम उन्होंने किया था। मतदाता की उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष। आज तक के युवाओं को चुनाव में वोट देने का अधिकार राजीव गांधी ने दिलाया था। चुनाव का प्रचार करते हुए 21 मई 1999 को लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम नामक आतंकी संगठन के आतंकवादियों ने राजीव गांधी की एक बम विस्फोट में हत्या कर दी। आरोप है कि राजीव गांधी परिवार के नज़दीकी बताए जाने वाले इतालवी व्यापारी ओतावियो याकुएत्सकी ने इस मामले में बिचौलिए की भूमिका अदा की, जिसके बदले में उसे दलाली की रकम का बड़ा हिस्सा मिला। कुल 400 बोफोर्स तोपों की खरीद का सौदा 1.3 अरब डॉलर का था। आरोप है कि स्वीडन की हथियार कंपनी बोफोर्स ने भारत के साथ सौदे के लिए 1.42 करोड़ डॉलर की रिश्वत बांटी थी। इतिहास की बात करें तो काफ़ी समय तक राजीव गांधी का नाम इस मामले में अभियुक्तों की सूची में शामिल रहा, लेकिन उनकी मौत के बाद नाम राइफल
से हटा दिया गया। सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी गई, लेकिन सरकारें बदलने पर सीबीआई की जांच की दिशा भी लगातार बदलती रही। एक दौर था जब जोगिंदर सिंह सीबीआई के चीफ थे, तो एजेंसी स्वीडन से महत्वपूर्ण दस्तावेज लाने से सफल हो गई। जोगिंदर सिंह ने तब दावा किया कि केस सुलझा लिया गया है और बस देरी है तो बस क्वात्रोकी को प्रत्यर्पण कर भारत लाकर अदालत में पेश करने की। उनके हटने के बाद सीबीआई की चाल ही बदल गई। इसी बीच कई ऐसे दांव पेच खेले गए कि क्वात्रोकी को राहत मिल गई। दिल्ली की एक अदालत में हिंदुजा बंधुओं को रिहा किया, तो सीबीआई ने लंदन की अदालत से कहा कि क्वात्रोकी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अदालत ने क्वात्रोकी के सील खातों को खोलने के आदेश जारी कर दिए। नतीजा, क्वात्रोकी ने रातों रात उन खातों से पैसा निकाल लिया। 2007 में रेड कॉर्नर नोटिस के बल पर ही क्वात्रोकी को अर्जेंटीना पुलिस ने गिरफ्तार किया। बस यही 25 दिन तक पुलिस की हिरासत में रहा। सीबीआई ने काफ़ी समय के बाद इसका खुलासा किया। सीबीआई ने उसके प्रत्यर्पण के लिए वहाँ की कोर्ट में काफ़ी देर से अर्जी दाखिल की। तकनीकी आधार पर इस अर्जी को खारिज कर दिया, लेकिन सीबीआई ने उसके खिलाफ वहाँ की ऊंची अदालत में जाना मुनासिब नहीं समझा और नतीजा, क्वात्रोकी जमानत पर रिहा होकर अपने देश इटली चला गया। पिछले 12 साल से वह इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस की सूची में है। सीबीआई अगर उसका नाम इस सूची से हटाने की अपील करने जा रही है, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि कानून मंत्रालय, अटॉर्नी जनरल और सीबीआई क्वात्रोकी को बोफोर्स मामले में दलाली खाने के मामले में क्लीन चिट देने जा रही है। यह ऐसा मसाला है जिस पर 1989 में राजीव गांधी की सरकार चली गई थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह हीरो के तौर पर उभरे। यह अलग बात है कि उनकी रक्षा भी बोफोर्स दलाली का सच सामने लाने में विफल रही थी। बाद में भी समय समय पर यह मुद्दा देश के राजनीति तूफान लाता रहा। इस प्रकरण के सामने आते ही जिस तरह की राजनीति का प्रकरण सामने आते हैं, राजनीति हलचल शुरू हुई। इससे पहले कि बोफोर्स दलाली आज भी भारत में बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। सीबीआई की भूमिका, इस मामले में सीबीआई ने जिस तरह की भूमिका निभाई, उसकी विशेषज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों लोगों के द्वारा बड़े पैमाने पर आलोचना की गई। ध्यान योग्य कुछ बिंदु हैं, जैसे प्रथम सूचना रिपोर्ट में करने की अत्यधिक देरी और अनुरोध पत्र भेजने में देरी। 2004 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय के विरुद्ध अपील न करना और क्वात्रोकी ने लंदन के बैंक खाते को पुनः चालू किया और अर्जेंटीना से क्वात्रोकी के प्रत्यर्पण के लिए एक बहुत ही कमज़ोर केस बनाया। इसके बाद भी निचली अदालत के फैसले के खिलाफ कोई अपील न करना, इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस को वापस ले लाना और अंत में क्वात्रोकी के खिलाफ मुकदमे को वापस लेना, इनके साथ जो बाकी प्रमुख घटनाएं हुई आज उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। 24 मार्च 1986 भारत सरकार और स्वीडन की हथियार निर्माता कंपनी एबी बोफोर्स के बीच
1437 करोड़ रुपए का सौदा हुआ। 1437 करोड़ का सौदा हुआ। यह सौदा भारतीय थल सेना को 155 mm की 400 हेविल्जर तोप की सप्लाई के लिए हुआ था। 16 अप्रैल 1987 यह दिन भारतीय राजनीति और मुख्य कांग्रेस के लिए भूचाल लाने वाला सिद्ध हुआ। स्वीडन के रेडियो ने दावा किया कि कंपनी ने सौदे के लिए भारत के वरिष्ठ राजनीतिज्ञों और रक्षा विभागों के अधिकारियों को घूस दी है। 60 करोड़ रुपए घूस देने का दावा किया। राजीव गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। 20 अप्रैल 1987 को लोकसभा में राजीव गांधी ने बताया कि ना ही तो रिश्वत दी गई और ना ही बीच में किसी बिचौलिए की भूमिका थी। 6 अगस्त 1987 को रिश्वतखोरी के आरोप की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय कमेटी जेपीसी का गठन हुआ। इसका नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री बी शंकरानंद ने किया। फरवरी 1988 मामले की जांच के लिए भारत का एक जांच दल स्वीडन पहुंचा, जो 18 जुलाई 1989 जेपीसी ने संसद को रिपोर्ट सौंपी। नवंबर 1989 भारत में आम चुनाव हुए और कांग्रेस की बड़ी हार हुई। राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं रहे। 26 दिसंबर 1989 नए प्रधानमंत्री बीपी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने बोफोर्स पर पाबंदी लगा दी। 22 जनवरी 1990 सीबीआई ने आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी तथा जालसाजी का मामला दर्ज किया। मामला एवं बोफोर्स के तत्कालीन अध्यक्ष मार्टिन आडवो कथित बिचौलिए बिन चड्ढा और इंदुजा बंधुओं के खिलाफ दर्ज हुआ। फरवरी 1990 स्वीडन सरकार को न्यायिक सहायता के लिए पहला आग्रह पत्र भेजा गया। फरवरी 1992 बोफोर्स घपले पर पत्रकार वो एंडरसन की रिपोर्ट को भूचाल आ गया। दिसंबर 1992 में मामले में शिकायत वो सर्वोच्च न्यायालय के खारिज कर दिया और दिल्ली न्यायालय के निर्णय को पलट दिया। जुलाई 1993 में स्विट्जरलैंड ने सुप्रीम कोर्ट को ओतवियो और क्वात्की को मामले के अन्य आरोपियों की अपील खारिज कर दी। क्वात्की इटली का एक व्यापारी था जिस पर बोफोर्स घोटाले की दलाली के जरिए घूस खाने का आरोप था। इसी महीने वह एक भारत छोड़कर फरार हो गया और फिर कभी नहीं आया। फरवरी 1997 क्वात्की के खिलाफ जमानती वारंट एनवीडब्ल्यू और रेड कॉर्नर को नोटिस जारी की गई। मार्च अगस्त 1998 क्वात्की ने एक याचिका दाखिल की जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया क्योंकि उसने भारत के कोर्ट में हाजिर होने से इनकार कर दिया था। दिसंबर 1998 स्विस सरकार को दूसरा रेगुलेटरी लेटर भेजा गया और गवर्नसी ऑस्ट्रेलिया स्विट्ज़रलैंड पैसा ट्रांसफर्स किए जाने की जांच का आग्रह किया। रेगुलेटरी लेटर एक तरह का औपचारिक आग्रह था और जिसमें एक देश से दूसरे देश की न्यायिक सहायता की मांग करता था। 22 अक्टूबर 1999 एबी बोफोर्स एजेंट बिन चड्ढा क्वात्की तत्कालीन रक्षा सचिव एस.के. भटनागर के बोफोर्स कंपनी के प्रेसिडेंट मार्टिन ओवोट के खिलाफ एक आरोप दाखिल किया गया।